नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह भाग 1 में संकलित नमक का दारोगा पाठ के लेखक प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो पहले इसका जीवन परिचय देख लीजिए। जो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। इनका जन्म कब हुआ? सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो बच्चों, उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन इनके कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई है? सन 1936 में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। अभाव में मतलब गरीबी में इनका बचपन व्यतीत हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। यानी कि इनकी जो पत्नी थी शिवरानी देवी, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेती थी, और उनके साथ साथ प्रेमचंद जी भी आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। पहले भी बता चुके हैं कि इन्होंने अपने जो नौकरी से त्यागपत्र दिया था, वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण ही दिया था। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। बच्चों, इस लाइन का मतलब समझो कि उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष देखे, उन्हीं को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यानी कि अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। चाहे आप उपन्यास देख लीजिए या कहानी देख लीजिए, इन सभी का जो विभाजन किया गया है, प्रेमचंद को बीच में रखा गया, यानी कि केंद्र स्थान है वो प्रेमचंद को ही माना गया है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, मतलब प्रेमचंद से पहले का युग, प्रेमचंद का युग और प्रेमचंद के बाद का युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यानी कि प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे जाते थे, वो केवल मनोरंजन के लिए ही लिखे जाते थे। उनसे लोगों का केवल मनोरंजन ही होता था, यानी कि उनको किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन जब प्रेमचंद साहित्य में आए तो उन्होंने इस उपन्यास के उद्देश्य को ही बदल कर रख दिया, और यानी कि उन्होंने अपने उपन्यास में कल्पना, यानी कि कल्पना को न तो समाहित किया, न ही आने दिया उन्हें अपने साहित्य में, बल्कि समाज से और अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई जो कहानियाँ थी, यानी कि जो समाज के में मनुष्य के साथ जो घटित हो रहा था, उसे अपने उपन्यास और कहानियों में उन्होंने रखा। तो देखिए, यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी, इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। जो प्रेमचंद जी हैं, वो पहले उर्दू भाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने किस नाम से लिखना शुरू कर दिया, यानी कि बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए।
यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यानी कि उन्होंने सच्चाई के साथ साथ लोगों में आदर्श भरने का कार्य किया। इनके लोगों में यानी कि उन्होंने क्या दिखाई कि समाज की सच्चाई दिखाई, वो किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए। यह सब हम प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों में देख सकते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। मतलब वो आदर्शवादी भी थे और यानी कि जो कड़वी सच्चाई थे उसको भी वो सामने प्रस्तुत करते थे, लेकिन उसके साथ साथ उस समस्या का वो निवारण भी ढूंढते थे और लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। तो बच्चों, जब भी आपको समय मिले तो पूस की रात, कफन, गोदान अवश्य पढ़ें, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। इनकी जो आपके जो सिलेबस के अंदर जो पाठ रखा गया है वो है नमक का दारोगा, जिसमें प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, इनकी बहुत ही अधिक चर्चित है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। तो इसके अंदर ये दो पात्र हैं, कौन है? पंडित अलोपीदीन है और मुंशी वंशीधर। जो पंडित अलोपीदीन है वो बुराई का प्रतीक है, बेईमान है, लेकिन मुंशी वंशीधर क्या है? एक ईमानदार कर्मठ युवक है। तो ईमानदार कर्मठ योगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के कारण पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, मतलब उसे नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अंत सत्य के आगे उसका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। तो बच्चों, ये सब बातें आपको जब समझ आएंगी, जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ी सी यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसको आप पढ़ लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाद में हम पाठ में इसको अच्छे से समझाएंगे। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इसकी बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। तो उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही होता है। तो बच्चों, ये था प्रेमचंद का जीवन परिचय और थोड़ा सा नमक का दारोगा पाठ का सार। तो आगे हम वीडियो में नमक का दारोगा पाठ पढ़ेंगे।